अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज EDU 4-6 का हम लोग टॉपिक 141 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचर आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंसी को देखना पड़ता है। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एनेबल करता है रिफ्लेक्टिव लर्नर्स को कि वो कंपोनेंट्स की तरफ जाएं और देन उन्हें प्रैक्टिस करें। अब ये प्रैक्टिस जो होती है ये हम इसमें देखें तो ये टीचर की आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए काफ़ी अहम होती है। इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ जाते हैं। हम लोग अभी तक लास्ट लेक्चर में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे थे। फ्रेमवर्क को हम देखें तो ये इसे अगर हम यूज़ करें तो ये लास्ट करता है लाइफ स्पैन ऑफ द टीचर। ये थ्योरेटिकल नहीं होता, इसमें अप्लाई फ्रेमवर्क होता है। इसमें टीचर के लिए अगर हम बात करें तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। टीचर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो पेडागोगिकल नॉलेज आ गया, स्टूडेंट फोकस आ गया, प्रोफेशनलिज्म आ गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग आ गई। इसी में थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस भी होती है। अब इसे पूरे प्रॉपर अगर हम देखें ना तो इसमें हमें पता चलता है कि टीचर जो होती है वो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस भी कर रही होती है। इसमें मजीद कंपोनेंट्स भी देखा जाए तो वो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम इसमें देखें तो पेडागोगिकल नॉलेज पे आ गई। अब ये वो नॉलेज है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थी। इसका फाइनल कंपोनेंट्स जो का वो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। फर्दर इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। एसेंशियल गोल आ गए। ये जो एसेंशियल गोल्स होते हैं ये डिक्टेट किए जाते हैं स्कूल कम्युनिटी की तरफ से और वाइडर सोसाइटी की तरफ से। ये गोल्स जो होते हैं ये एसेंशियल होते हैं। इसमें हम देखें तो कोई चॉइस नहीं होती। एसेंशियल गोल्स जो होते हैं वो एसेंशियल्स होते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल्स जो होते हैं ना ये हम एक्सपीरियंस करते हैं जो इश्यूज क्लास के अंदर। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है क्लासरूम रिलेटेड। अब इनको फुलफिल करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए या इनका ओवरकम करने के लिए आप मुख्तलिफ गोल सेट करते हो जिसे आप कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल्स। इनोवेशन गोल्स इनोवेशन गोल बेसिकली चेंज के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि प्रोफेशनल टीचर जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है, वो स्मार्टर फ्रेमवर्क की तरफ जाती है। टीचर क्या आइडेंटिटी की तरफ जाएगी? हम लोग इसमें अगर देखें तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर लाइफ लॉन्ग था, स्मार्टर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक, टाइम एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट, एनर्जाइजिंग एंड रेलेवेंट। अब स्मार्टर है क्या? स्मार्टर बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये स्पेसिफिक हम एस फॉर स्पेसिफिक करते हैं, एम फॉर मेजरेबल करते हैं, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड करते हैं, आर फॉर रियलिस्टिक करते हैं। जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से मेजरेबल जो हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट तक। फिर हम गोल्स को देखते हैं कि उन्हें अचीव किस तरह किया जाएगा और किन प्रोसेस पे होके जाया जाएगा। सो हम एक्शन ओरिएंटेड की तरफ जाते हैं। इन अदर वर्ड हम कहते हैं कि हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के तौर पे जब काम कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर तो हम हर काम को ट्रांसलेट कर देते हैं स्मार्टर के ऊपर, इन गोल्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो ये तो जी टॉपिक 141। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से टॉपिक 142 को करते हैं स्टार्ट, वर्क बेस्ड लर्निंग। इसमें अगर हम देखें ना तो आपके पास आता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हो। ये वर्क बेस्ड लर्निंग के बिहाफ पे हो रहा होता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क बेस्ड लर्निंग? वर्क बेस्ड लर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट रेंज हो रही होती है वर्ड्स की, फ्रेज की। अब क्यों हो रही होती है? ताकि आप डिस्क्राइब करते हो कि ये है क्या चीज़। आप CPD कह गए। अब CPD है क्या? बेसिकली ये कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है जिसके अंदर वोकेशनल लर्निंग की बात की जा रही होती है। ये वर्क बेस्ड लर्निंग के बारे में करता है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है। इस नंबर से वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वर्क बेस्ड लर्निंग को। जब हम देखते हैं ना हर एक हम देखें तो वर्क बेस्ड लर्निंग के बिहाफ पे हम देख रहे होते हैं तो क्वाइट डिफरेंट होते हैं लोग एक दूसरे से। इनमें मुझे स्पेक्ट्रम पाया जाता है, कॉन्टिनम चल रहे होते हैं। दो तरह के इसमें पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं, एक है स्पेक्ट्रम सॉरी नैरो पर्सपेक्टिव और एक है ब्रॉड पर्सपेक्टिव।
नैरो पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखें तो लर्निंग जो होती है वर्क प्लेस के अंदर होती है। इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लाइक हम देखें तो वर्क प्लेस के अंदर हो रही है ना, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वर्क प्लेस लर्निंग जो होती है इसमें हम देखें तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं। ये नैरो पर्सपेक्टिव के बाद हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें। सिंपल नैरो करेंगे ना तो वो एम्प्लॉयर जो होगा वो एम्प्लॉयर ही के तौर पे काम कर रहा होगा। लेकिन हम जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें प्रोफेशन आ गया, प्रोफेशनल रोल्स आ गए। ये इसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को ऑर्गेनाइजेशनल या एम्प्लॉयर नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाता है। इसके बाद जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट था वो था लेक्चर नंबर 143 वर्क बेस्ड लर्निंग। जब हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं, अभी हम वर्क बेस्ड लर्निंग तरफ आ गए। एक कम्प्लेक्स फॉर्म है जिसके अंदर मुख्तलिफ अजम्पशंस यूज हो रही होती हैं। लाइक हम इसमें देखें तो अगर गुड वर्क बेस्ड लर्निंग को हम देखें तो क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। हमें सोचना पड़ता है कि आप किस तरह अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो काम को, आप किस तरह काम को बेहतरीन तरीके से दे सकते हो। इसमें मुख्तलिफ मैट्रिक्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल डायमंड्स आ गए। अब मतलब डायमेंशंस यूज़ हो रही होती हैं। उनमें अगर देखें ना तो ये सारी डायमेंशन जब मिलके ना एक आपके पास आउटकम क्रिएट करती हैं जो एप्रिशिएटेड होता है। जैसे कि आउटकम अगर हम देखें तो उसमें प्रोसेस ड्राइवन करिकुलम आ गया। अब ये जो प्रोसेस ड्राइवन करिकुलम है इसमें अगर हम देखें तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी इसमें यूज़ हो रही होती है टीचिंग पर्पस के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसमें आ रही होती है जो वर्क बेस्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट अच्छे आउटकम्स देते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस एविडेंस बेस्ड असेसमेंट भी इसमें हो रही होती है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसे आसानी से लर्निंग के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। मतलब पेडागोगिकल फीचर्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो फोकस करते हैं जी आउटकम पर को, जो आइडेंटिफाई करते हैं मतलब करिकुलम्स को। वर्क बेस्ड लर्निंग जो होता है इसमें हम देखें तो लर्नर सेंटर्ड होता है ये अप्रोच, याद रखिएगा। वर्क बेस्ड लर्नर जो होता है ना वो लर्नर सेंटर्ड होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चलता है, ये फॉर्मल हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा होता है। इसमें अगर हम देखें तो मेटाकॉग्निटिव एस्पेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। हमने शुरुआत में देखा था आरपी के अंदर मेटाकॉग्निशन का होना बहुत ज़रूरी था। वर्क बेस्ड लर्निंग की अगर हम देखें तो ये एक ऐसा वर्क प्लेस है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ये रिलेट करते हैं डायरेक्टली टू द प्रैक्टिस टू द टीचर। अब इसमें अगर फर्दर देखें मुख्तलिफ एप्लीकेशन देखें तो लर्निंग जो होती है वो वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग हो रही होती है। इसमें अभी हम देख रहे हैं वर्क बेस्ड लर्निंग को जिसमें इमीडिएट एप्लीकेशंस आ गई, इमीडिएट आउटकम्स आ गए। अब ये जो इमीडिएट एप्लीकेशन आउटकम्स होते हैं ये बेनिफिट करते हैं टीचर को विद इन वर्क प्लेस हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। आउटकम अगर देखें ना वर्क बेस्ड लर्निंग का वो एविडेंस बेस होता है। देखिए आउटकम की जब हम बात करते हैं तो ये वो आउटकम है जो आप क्लासरूम के अंदर अप्लाई करते हो। इसमें आप मुख्तलिफ लर्निंग लेंसेज यूज़ कर रहे होते हो, इसमें आरपी बेहतरीन यूज़ हो रही होती है। फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास मुख्तलिफ आइडियाज़ आ गए। अब देखिए जी इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, एक्रीडिटेशन और असेसमेंट। क्वेश्चन आता है कि हाउ इज लर्निंग इन द वर्क एनवायरनमेंट असेस, हाउ असेसमेंट वेरीफाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ इट इज क्रेडिट या एक्रीडेटेड। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को अगर देखते हैं ना तो आपके पास एक कंप्लीट आता है कि ये ऑन द बिहाफ ऑफ आइडिया जिसके अंदर आप बात करते हो असेसमेंट की। अब इससे होगा क्या कि टीचर जो होती है वो स्टूडेंट को असेस कर रही होती है, उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है फीडबैक जिसके नतीजे में वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा होता है। अब इसमें वर्क बेस्ड लर्निंग के अंदर देखें तो वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कोलीग्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, लाइक वो क्रिएट कर होते हैं एक ऐसी एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल को। अब अगर इसमें देखें तो एक और आपके पास आता है जी की एरिया जिसके अंदर स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम देखें ना तो ऑक्यूपेशन हो गया। ऑक्यूपेशनल एरिया बेसिकली ये वो होता है जिसमें टीचर वर्क कर रही होती है, लाइक डिपार्टमेंट एक्सपर्टीज की हम बात करते हैं। 144 144 के अंदर हम देखें तो आपके पास वर्क बेस्ड लर्निंग के अंदर एक और इशू आ गया, ये मुख्तलिफ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है जी फॉरमोस्ट ये कि ओवरकमिंग है लैंग्वेज बैरियर, जिसमें कम्युनिकेशन बैरियर आप कह सकते हो। इसमें क्लियर इंटरेक्शन नहीं हो रही होती कोलीग की, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पा रहे होते। इसमें मतलब रिंग्स यूज़ हो रही होती हैं, लाइक जो ये वो बातें होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती है नॉलेज को।
अब जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो एक्सपेंड हो रही होती है, स्किल्स पेडागोगिकल थ्रू जा रहे होते हैं। अब जब हम बात करते हैं केयरफुली इफेक्टिवली इन्वायरमेंट की, तो आपके पास आता है जो एम्प्लॉयर होता है वर्क बेस्ड लर्निंग को सक्सेसफुली लेके चलता है। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है क्वालिटी को और ट्रांसफॉर्म किया जाता है लेवल ऑफ क्वालिटी को। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो इंक्रीमेंट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये सपोर्ट जो होती है ये इम्प्रूव करती है प्लानिंग प्रोसेस को। इस तरह लेवल ऑफ सक्सेस को आप आसानी से अचीव कर सकते हो। वर्क बेस्ड लर्निंग जो होती है ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती है, जिसमें आउट स्कूल कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी कोर्सेज आ गए। वर्क बेस्ड लर्निंग जो होती है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन की बात करती है। इसमें मुख्तलिफ कनेक्शंस जो हो रहे होते हैं आरपी के अकॉर्डिंग, इसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल नॉलेज को। टीचर जो होती है वो दो चीज़ों के साथ लेके चलती है, एक है लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन जिसमें डेलिब्रेट प्रोसेस यूज हो होता है, एक होता है रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना, लाइक रिफ्लेक्शन फॉर वर्क बेस। एक थ्रू था और एक फॉर वर्क बेस था। अब वर्क बेस में अगर देखें तो आप चैलेंज कर रहे होते हो खुद को being a teacher. Learning for the reflective practitioner, इसमें देखें तो आप रिफ्लेक्शंस को वर्क बेस्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग लेके चलते हो, ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हो रहा होता है। इसमें हम देखें तो इनफॉर्मल हॉक वे यूज हो रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्लेस और टाइम पर, एक्सपीरियंस पर, वर्क पर, रिफ्लेक्शंस पर। लेक्चर 145 टीचर आइडेंटिटी, आरपी एंड स्क्योरेटिक मेथड। Socratic method बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है। Socratic method क्या है? उसमें क्वेश्चंस सुकरात ने बहुत ज़्यादा किए थे। एग्जामिन यानी वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात किया करता था, वो क्रॉस एग्जामिन किया करता था अपने फेलोज को, वो कन्वे किया करता था सच्चाई को। इस तरह सुक्रातिक मेथड के हम अकॉर्डिंग बात करते हैं। सुक्रातिक मेथड आप देखो तो उसमें आरपी जो है उसने बहुत ज़्यादा उसमें वर्क किया था। उसने बताया था कि डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग के अंदर आरपी का होना बहुत ज़रूरी है। उसने मुख्तलिफ अप्रोचेज बनाई जिनकी बेस जो थी वो क्वेश्चनिंग थी। याद रखें सुकरात ने हमेशा सवालों हुई के बारे में बात की है। सुक्रातिक मेथड वो एक क्वेश्चनिंग के बारे में, नॉट नोइंग के अकॉर्डिंग सुक्रातिक एटीट्यूड था। उसने एग्जाम्पल्स ऑर्डिनरी लाइफ से ली थी। अब जो थी वो जनरल प्रीसपोजिशंस थी, इसकी एग्जांपल्स की लेने की वजह रीज़न आपके सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉन्सेप्ट था। अब सुकरात जो था उस टाइम पे ना लोग जो हुआ करते थे वो आइडियाज की पूजा किया करते थे, लाइक बुतों की। सुकरात उनके खिलाफ हुआ, उसने क्वेश्चंस उठाना शुरू किया ना, कहा अगर चांद हमारा लाइक गॉड है तो वो चला क्यों जाता है सुबह के वक्त, सूरज है तो वो शाम के वक्त क्यों चला जाता है। तो इसकी ये जो क्वेश्चन थे ना नॉट नोइंग के, इस पे उसने बहुत ज़्यादा बात किया था। लाइक उसमें उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में बात की, थिंकिंग क्रिटिकल थिंक करवाया था लोगों को, लॉजिकली उसने बात की थी। अब सुकातिक क्वेश्चंस के हम 6 स्टेप देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग देख, सबसे पहले आपको टॉपिक का क्वेश्चन पता होना चाहिए, फिर आप एग्जांपल दो ना अपने एक्सपीरियंस की। अब ये जो एग्जांपल है ये टॉपिक को बेस्टली डिस्क्राइब कर रही हूँ। फिर राइट करो एग्जांपल्स को डिटेल्स के अंदर, देन एग्जांपल्स को एग्जाम या उन प्रिंसिपल्स को एग्जामिन करो और लास्ट में आके रिग्रेसिव एब्स्ट्रैक्शन यानी जनरलाइज आंसर कर दो। अब ये जो 6 क्वेश्चन थे ना इन्हें अगर आप कंसिडर करोगे ना तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो आपने टॉपिक चूज करना है कि टॉपिक है क्या, फिर उसको मोस्ट लाइक बेहतरीन सूटेबल आप उसमें देखोगे, एग्जांपल्स दोगे, फिर उन एग्जांपल्स को चेक करना है, लिखना है, देन लास्ट में आके आप उन्हें अंडरस्टैंड करवाओगे, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे रिग्रेशन एब्स्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाओगे। अब जब हम रिग्रेशन एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये होता क्या है कि ये वो लास्ट स्टेज है जिसके अंदर आप ब्रॉड अंडरस्टैंड कराते हो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की, और इसे हम कहते हैं कि रिग्रेशन एब्स्ट्रैक्शन है। अब देखें अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग, इंटरप्रिटेटिंग, क्रिएटिंग एंड आंसरिंग। 46 है जी, इसमें वो 4 स्टेप्स हैं सुक्रातिक के मेथड के। तो सुक्रातिक मेथड के अंदर 4 स्टेप्स क्या है, अल्टीमेट गोल गोल क्या था सुक्रातिक लर्निंग मेथड का, वो ये था कि
उसने कहा था कि देखिए आप जब तक खुद को सेफली आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते हो, आप दूसरों को नहीं कर सकते, लाइक आप खुद को महफूज नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को नहीं रास्ता दिखा सकते हो। इसका ट्रू गोल जो था वो मेथड था जिसके अंदर आप एग्जामिन करते हो अपने बिलीफ को, इन्फॉर्मेशन को एनकाउंटर करते हो। इसमें उसने थर्ड फॉर्म कहा था कि जो फ्रिक्वेंटली सोक्रेटिक लर्निंग मेथड जो थे इसमें अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट थे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इसमें क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग थी, सेंसिटिविटी टू न्यू इन्फॉर्मेशन थी, लाइक वो मेंटल हैबिट था उसके इंक्वायरी करना, विगरस थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता था। अब होता क्या था, वो मुझसे चीज़ों को सोचा करता था, फिर उनके बारे में क्वेश्चंस किया करता था। तो इससे हुआ क्या कि वो लाइक वो टेस्ट कर रहा था ना था स्टेज पे। तो लास्ट में आके वो डिसाइड कर लेते थे भी ओके जो मैंने सोचा वो उसके सही है या नहीं। फोर्थ स्टेप जो था वो था रिप्रेजेंटेड ड्रामे के, लाइक उसमें डिसाइड करने की बात की जाती है। फर्स्ट है सिचुएशन, सेकंड है एडिसेट, लर्निंग सिचुएशन के अंदर अगर हम सुक्राटिक मेथड देखें तो फर्स्ट है एडिसेट, सेकंड है क्लैरिफाई, थर्ड वन इज टेस्ट एंड फोर्थ वन डिसाइड। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो फिर मुझसे पता कर लें, सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या है, वो एलिसिट मीनिंग प्रोवाइड करता है। एलिसिट की अगर हम बात करते हैं तो वो डिटेल बारे में बात करता है लर्निंग सिचुएशन के। जब हम देखते हैं टीचर के बिहाफ पे तो वो मुझे स्टूडेंट के मिसबिहेवियर को देखेगी हर लेसन के अंदर और अपने लेसन के अकॉर्डिंग स्पेशली, और फिर उसमें डिटेल वर्क करेगी। क्लैरिफाई, यू आर सेल्फ सर्चिंग क्वेश्चन फॉर्मुलेट अ प्रपोजिशन दैट पुअर बिहेवियर इज लर्न इन अदर क्लासरूम। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, टीचर ने यहाँ पे ना फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम है क्या। अब टीचर यहाँ पे आके क्लैरिफाई करेगी लर्निंग सिचुएशंस को। अब ये वो सिचुएशंस होंगी वो इन्हें बेहतरीन बनाएगी, मतलब उसमें कंपोनेंट्स यूज करते हुए कि आप हैंडल कर सके प्रॉब्लम्स को। टीचर जो कुछ पॉइंट्स में टीचर जो होती है वो क्वेश्चंस कर रही होती हैं अपने रोल्स के अकॉर्डिंग, रिलेशंस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टूडेंट अगर मिसबिहेव कर रहा है ना हर लेसन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने बिहेवियर जो है वो अपनी लाइक होल ऑफ द स्कूल डे उसने सीखा है ना। स्टेप टू आप देखोगे इसमें अगर टेस्ट है, अब स्पीक कर रहा है कोलीग्स के साथ, ऑब्जर्व कर रहा है लेसन को, टेस्ट कर रहा है प्रोपोजिशन को। ये थर्ड स्टेप था जी। यहाँ पे आपको ये स्टेप टू लिख दिया, ये स्टेप थर्ड था। स्टेप टू क्लैरिफाई था, स्टेप थ्री जो था वो आपके पास इसमें आ रहा है टेस्ट। अब टेस्ट क्या है, थर्ड स्टेप है। इसमें हम देखें तो आप स्पीक करोगे अपने कोलीग्स के साथ, आप उन्हें बताओगे कि आपने मैंने क्लास में ना ये सर्टेन बिहेवियर ऑब्जर्व किया है जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप लोगों ने भी किया है। डिसाइड, अब फोर्थ स्टेप है डिसाइड करना। तो टीचर सारी बातें करेंगी, टीचर बताएंगी कि आया जो एक्सपीरियंस है वो वाकई ठीक था या नहीं, या उसमें कोई थोड़ी प्रोपोजिशन जो थी वो डेक्लाइन की तरफ गई हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। 147 Question for each step in Socratic method. अब there are some question you can ask yourself for each step of the Socratic method. आपको क्वेश्चन क्या है, लाइक हमें कहा गया था यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे आरपी के अकॉर्डिंग Socratic method को यूज करते हो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए टीचर। फर्स्ट स्टेप जो Socratic method का एलिसेट था, अंडरस्टैंड करना सिचुएशंस को, फैक्ट्स को एलिसेट करना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करना। इसमें अब देखो तो टीचर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ों का कौन-कौन सा एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सोक्रेटिक मेथड को क्लैरिफाई करता है, लाइक हम इसमें देखें तो वो अंडरस्टैंड कर चुका है सिचुएशन। टीचर जो है वो लाइक इसमें देखें तो व्हाट डू आई मीन बाय एक्स, व्हाट डू आई मीन बाय से दिस थिंग। लाइक टीचर कोई बात कर रही होती है, टीचर को खुद अंदाजा हो रहा है कि उसने क्यों कहा है और सिचुएशन क्या थी। हर स्टेप स्क्राटिक मेथड के अंदर टीचर टेस्ट कर रही होती है, इसमें assumptions और प्री assumptions को लाइक इसमें टेस्ट किया जाता है आरपी के अकॉर्डिंग। लाइक क्वेश्चन सेम वही रखते हैं, हाउ डज एक्स रिलेट टू वाई, हाउ डू आई नो व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, डिसाइड। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये फाइनल स्टेप है, इसमें क्वेश्चंस आ जाए। अच्छा मैं आपको एक और आसान करके अगर बताऊँ ना तो फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट आर ऑलरेडी नोन अबाउट द एक्सपीरियंस, यानी आपको कितने चीज़ों के बारे में पता है। क्लैरिफाई में आप क्वेश्चन करते हो व्हाट डू आई मीन, यानी मेरा क्या मतलब था, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। थर्ड फॉर्म में आप करते हो
हाउ डज, यानी कि हाउ डू, ये इस तरह के हाउ से अल्फाज जो रहते हैं वो यूज़ हो रहे थे कि ऐसा कैसे कैसे रिलेट हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे ये बात कर रहा हूँ। फाइनल स्टेप जो होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि कैन द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर फ्रॉम न्यू प्रोपोजिशन न्यू अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रोसेस, लाइक आप आखिर में आके बात करते हो बेसिस की। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अब अपने क्वेश्चंस को लिंक करना है जी ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। सुक्रातिक मेथड उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। हम लोअर ऑर्डर क्वेश्चन से हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं ब्लूम्स के अंदर। सबसे पहले आप क्या करते हो, रिमेंबर करते हो, फिर आप जाते हो अंडरस्टैंड यानी डिस्क्रिप्शन की तरफ, इंटरप्रिटेशन और आउटकम। प्रॉपर इसका देखिए तो आपके पास रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवल्यूट एंड क्रिएट। लाइक हम इसे प्रॉपर करेंगे तो ये आएगा, नहीं तो रिमेंबर हो गया, डिसीजन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, आउटकम हो गया। देखिए सुक्रातिक मेथड जो है वो क्लोजली लिंक करता है लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी का। हम जब सुक्रातिक मेथड की बात करते हैं तो हम कॉमन रूटीन ऑफ डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहे हैं, आउटकम की बात कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह अगर सुक्रातिक मेथड को हम अप्लाई करते हैं ना ब्लूम लेवल्स को क्लियरली, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर ना ब्लूम ने भी काफ़ी रीजनिंग की बात की थी। लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ क्या था, क्वेश्चन जो थे वो रिलेट कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन जो थे वो रिमेम्बरिंग की तरफ जा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे थे, इसमें एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया गया था। इसमें एनालाइज, अगर क्वेश्चन टाइप की हम बात करें मिडिल लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो वहाँ पे अप्लाइंग और एनालाइजिंग की बात की जा रही थी। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है, एवल्यूट और क्रिएट करने के बारे में बात की गई है। इसी तरह सुक्रातिक ने भी कहा था कि जो लास्ट स्टेज है वो डिसीजन है, यानी कि आप उसमें भी क्रिएट कर सकते हो। सुक्रातिक मेथड जो है वो पावरफुल टूल है जी आरपी के अंदर। वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स 148। क्या इस तरह करते हैं, हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। 147 तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।